जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें जनरल जीडी बख्शी भारत से और कमर चीमा ने बहुत ही जबरदस्त बहस करते हुए अफगानिस्तान के मुद्दे पे भारत का एकदम क्लियर पक्ष जो था वो बहुत ही जबरदस्त और बेबाकी तरीके से जीडी बख्शी साहब ने रखा, क्योंकि उनको सब पता था कैसे कौन सी ये जो आतंकवादी संगठन है वो कहां कहां इफेक्ट डाल सकती है और कौन कौन तालिबान के साथ हो सकता है। साथ में जेडी बख्शी साहब ने यह भी कहा है कि कहीं न कहीं पूरा विश्व आज तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, जबकि एक सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही पीछे पड़ा हुआ है जो इनको रिकॉग्नाइजेशन करवाने की पैरवी करता रहता है और खुद रिकॉग्नाइज कर नहीं रहे तालिबान की सरकार को अफगानिस्तान में। तो कैसे ट्रेड के बारे में भी जेडी बख्शी साहब ने बताया इस डिबेट में। आप देखोगे पता चलेगा कि कैसे काबुल से भारत में कैसे व्यापार होता था और वो व्यापार अब तालिबान के आने के बाद बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुका है और वो वहां के जो लोग हैं वो भी बहुत ज्यादा मुश्किल में आ चुके हैं। तो कहीं न कहीं अफगानिस्तान के लोगों की हालत जो आज बुरी कर रखी है वो पाकिस्तान का भी उसमें कुछ न कुछ हाथ है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों ट्रिक का बात किया और ये सारा आप पाकिस्तान के ऊपर लेके आ रहे हैं। मैं समझता हूं आपको जो एक चीज डिस्कस नहीं की वो शायद कश्मीर की लोकल स्ट्रगल है। अगर आप कश्मीर की लोकल स्ट्रगल को डिस्कस करें, जिसको इंडिजिनस स्ट्रगल कहते हैं जल साहब, तो शायद हमें इस बात को समझने में आसानी हो कि कश्मीर के अंदर एक नया खून उठ रहा है जो कि एक नए अंदाज से सोच रहा है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट अब डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और मॉरल ही कश्मीर को सपोर्ट कर रही है। हमने वो पुराना था एक तरीका, आपको पता है, हम सपोर्ट करते रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हम जहाद के थे वो। लेकिन जल साहब एक बात आपने कहा कि कॉमन परसेप्शन की बात की। जल साहब मोदी साहब आए थे इकोनॉमी के नारे पे, 2019 में वो कन्वर्ट हो गए उसमें नेशनल सिक्योरिटी में। और जल साहब एक और बात, फिर उसके बाद मैं आगे जाऊंगा कि पाकिस्तान का कॉमन परसेप्शन, तमाम सियासी जमातें, तमाम अवाम ये चाहती है कि हम इंडिया से बात करें और यकीन करके माने अगर यहां पे हुकूमत बात कर जाए तो गवर्नमेंट के लिए कोई प्रेशर नहीं है। पहले कभी आज से 25-30 साल पहले होता था, लेकिन आज इंडियन सरकार पे बड़ा प्रेशर है। आखिरी बात मैं कर दूं जल साहब, ये जो आपने रिवीजन पावर की बात की और सारा हुआ, इसमें मोदी साहब, बिपिन रावत साहब, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब और अमित शाह साहब, ये जो चारों का ये जो क्वाड्रो एनालिसिस जो कॉन्टेक्ट है, ये इसने बेसिकली पकड़ के इंडिया की रिविजनिज्म को लेके आ रहा है। और हम ये समझते हैं कि हम, आपने जिस तरह एज ए सोल्जर बात की कि हालात अब बदल गए हैं जब, ये तो फिर अगर हम इसी तरह सोचते हैं कि हम कहते हैं कि वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर इंडिया पाकिस्तान में करा रहा है, इंडिया कहता है कि नहीं आपने हमें इंगेज रखा, बात तो कहीं खत्म नहीं होनी। सो अब आप इस चीज को मानते हैं कि जो है वो एक और चीज इंडिया की तरफ से प्रेशर है अवाम के ऊपर, लेकिन जो करतारपुर साहब कॉरिडोर शुरू हमने किया, वो क्या इंडिया को इससे यकीन नहीं आता कि हम एक पीपल टू पीपल कांटेक्ट और इस तरह की चीजें लेके आ रहे हैं, लेकिन उसको भी लिंक कर दिया गया खालिस्तान मूवमेंट से। सो पाकिस्तान के कितने कुछ जेस्चर्स होंगे तो उसको इंडिया ये समझेगा कि नहीं हम तो बात पाकिस्तान सीरियस है। इसी तरह बिपिन रावत, मोदी साहब, राजनाथ सिंह साहब के हम जेरे साया उतार देंगे। थोड़ी सी बीच में कट हो रही थी, बट आई थिंक आई हैव अंडरस्टूड यू। आपने करतारपुर कॉरिडोर की बात की। लेट मी अगेन गिव यू द कमर द परसेप्शन दिस साइड। द परसेप्शन दिस साइड इज वेरी गुड जेस्चर। गुरु नानक देव जी का ये 500 साला था और बड़ी बड़ी तमन्ना थी लोगों की कि वो वहां जाके अरदास कर सकें, पूजा कर सकें, मत्था टेक सकें। इट वाज अ गुड जेस्चर। लेकिन देन अगेन आपकी भी एक डीप स्टेट है, हमारी भी एक डीप स्टेट है, आपकी भी डीप स्टेट है, और वहां पे वी फाउंड कि वहां पे जो खालिस्तानी एलिमेंट्स थे उन्होंने वहां पे पोस्टर लगा दिए भिंडरावाला के, ब्लू स्टार के, ये वो। अब हमारा ब्लू स्टार है, आपकी लाल मस्जिद है। आप अगर आपके लोग आए, क्या कहते हैं, दरगाह शरीफ निजामुद्दीन चिश्ती जी के हजरत के पास, औला के पास, और वहां पे आप देखें लाल मस्जिद की फोटोएं,
you will suspect it straight away. You know, it then looks like a Trojan horse, जिसको बोलते हैं ना गिफ्ट. You will have to look that gift horse in the mouth. अब यहाँ पे लोग कहते हैं साहब अगर इतना ही है तो वेटिकन स्टेटस क्यों नहीं दे देते. वेटिकन भी तो है. अगर ये वो देखिए वो ऐसी रूहानी शख्सियत थे कि आपके लोग हमारे लोग दोनों उनकी तरफ जो है बहुत बहुत इज्जत है, बहुत ही उनकी तरफ श्रद्धा है, तो आप वेटिकन स्टेटस दे देते. लेकिन अगर आपने एक पैसेज दी साथ में हमको इसका ये गिफ्ट हॉर्स मिल गया. ये जो चीजें हैं, माफ कीजिए, सिंसेरिटी जो भी लीडर इस यहाँ पे आपकी तरफ इस तरफ दिखाना चाहेगा, थोड़ी देर के बाद उसको उसकी डीप स्टेट से स्टैब इन द बैक मिलता है और फिर वो पीछे हट जाता है. देन आई एम बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक. ये आपने भी देखा है, हमने भी देखा. ये एलिमेंट है, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे मुल्कों में डीप स्टेट जो है वो पावरफुल है और जाहिर बात है इसका एक इन्फ्लुएंस है, इसमें कोई शक नहीं है. जल साहब थोड़ा सा निकलते हैं पाकिस्तान इंडिया से, और भी दुनिया में बड़े मसले हैं. जल साहब ये बताएं कि अफगानिस्तान जो है इसमें आप क्या समझते हैं कि इंडिया की तालिबान से क्या टॉक्स हो सकती हैं, और क्या जो तालिबान पूरी जिंदगी इंडिया को अपना दुश्मन समझते रहे हैं और जिस तरह वो हालात रहे हैं, आइंदा कोई ऐसी मुस्बत टॉक्स हो सकती हैं जिससे इंडिया समझता है, क्योंकि पता चला था कि इंडिया ने अमेरिकन को रिक्वेस्ट की है कि हमारी बात करवाई जाए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं वो डायरेक्ट बात करें. तो आप क्या समझते हैं इस हवाले से? देखिए, जहां तक अफगानिस्तान का सवाल है, लेट्स अगेन बी स्ट्रेट फॉरवर्ड. हमेशा अफगानिस्तान ब्रिटिश इंडिया के टाइम से वन ऑफ द प्राइमरी कॉर्नर स्टोन्स ऑफ सिक्योरिटी था. ब्रिटिश इंडिया के टाइम से अफगानिस्तान हैज बीन क्रिटिकल टू सब कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी. और हाल के टाइम में जब से ये एसिमेट्रिक प्रॉक्सी वॉर का दौर शुरू हुआ, तो देखिए एट वन टाइम 60% ऑफ द टेररिस्ट ऑपरेटिंग इन जम्मू एंड कश्मीर, ये CIA के डायरेक्टर ने कहा, हैड ईदर कम फ्रॉम अफगानिस्तान और हैड बीन ट्रेन्ड देयर. ठीक है साहब, अफगानिस्तान से या तो वो अफगान थे या वो वहां पे ट्रेनिंग उनकी हुई थी. अभी भी वहां पे 7 जैसे मोहम्मद के कैंप हैं. कोई आप समझ लीजिए 1000-2000 के ऊपर अफराद तो वहां ट्रेनिंग ले रहे हैं, और 6 से 7 हजार आपके लश्कर-ए-तोयबा जैसे मोहम्मद के फाइटर्स इस वक्त अफगानिस्तान में हैं. जहां अफगानिस्तान का मसाइल जैसे भी उसका हल होता है, वो जो है अगर हमारी तरफ ट्रांसफर किए जाएंगे तो हमको तो काफी कष्ट है, बिकॉज ये पहले हो चुका है और ये फिर हो सकता है. हमको तो फिर अफगानिस्तान एक एसिमेट्रिक ब्रिज हेड फॉर डिस्टेबलाइजेशन लगता है, नंबर 1. नंबर 2, अफगानिस्तान में आज के दिन एक सरकार है विच हैज बीन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड. आप भी उसको रिकॉग्नाइज करते हैं. द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिकॉग्नाइजेस द गवर्नमेंट इन काबुल. हाउ कैन वी नाउ हैव इंसर्जेंट्स ओवरथ्रोइंग दैट गवर्नमेंट? वंस अगेन आपने कहा पाकिस्तान रिविजनिस्ट नहीं है, यहां परसेप्शन है. अगर आप रिजीम चेंज करना चाहते हैं काबुल में, इट हैज सीरियस इंप्लीकेशन. लेट्स बी वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. इट हैज सीरियस इंप्लीकेशन which India cannot accept sitting back, lying down. If there is a regime change in Kabul, and personally, मेरा तो I may not represent the government of India viewpoint at all. I think India should have no talks with Taliban, क्योंकि जब तालिबान थी मुल्ला उमर जनाब के वक्त में हमें बहुत तकलीफ हुई, जम्मू कश्मीर में, बाकी जगहों में, रेस्ट ऑफ इंडिया में भी. वो कभी इंडियन मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहे हैं, अब तो वो ISIS का भी डायमेंशन आ गया. इट हैज अ लिंक विद आवर सिक्योरिटी. और अगर आप कहें कि साहब इंडिया को कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए अफगानिस्तान में, कि आपका क्या लेना देना साहब, वो सार्क का देश है, वो एक हमसे फ्रेंडली कंट्री है. $3 बिलियन तो हमने उनके सिविल डेवलपमेंट में लगाए. कहीं डैम बना रहे हैं, उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई, बेस्ट हॉस्पिटल्स वहां पे इंडियंस ने बनाए, स्कूल बनाए, ये सब बनाए. हम चाहते हैं अफगानिस्तान शुड बिकम अ सेटल्ड कंट्री. और जितना कमर चीमा साहब, जितनी उस मुल्क में तशद्दुद हुई, जितने उनके रिफ्यूजी 4-5 लाख बार, उनकी कोई 1/3 पॉपुलेशन तो आपकी तरफ थी, अब थोड़े वापस गए हैं, बट जितनी ट्रबल उस मुल्क में हुई है,
शायद ही किसी मुल्क को हो, और अल्लाह ताला किसी को इतनी तशद्दुद ना दे, किसी मुल्क को जो लगातार 30-40 साल से वो बेचारे झेल रहे, रौंद दिए गए। रूस आया, अमेरिका आया, लड़ लड़ के सारों ने वहां किया। मेरा ख्याल उनको शांति से रहने दिया जाए। लेट इट बी एन इंट्रा अफगान सोल्यूशन दैट इज एक्सेप्टेबल टू अस। जो पीपल ऑफ अफगानिस्तान को एक्सेप्टेबल है वो है। माफ कीजिए कि अगर आपकी डीप स्टेट वहां रिजीम चेंज करना चाहती है, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को हटा के, जिसको आपने रिकॉग्नाइज किया, यू हैव रिकॉग्नाइज्ड दैट गवर्नमेंट इन पावर, आप वहां बोले कि साहब अभी तालिबान आएगी, अलकायदा आएगी या आईएस आएगी, उनकी आइडियोलॉजी इटसेल्फ पोजेस अ थ्रेट टू द नेशन स्टेट, आपको भी पोज करेगी एट अ पॉइंट इन टाइम। तो मेरा कहना यह है कि अफगानिस्तान पे अगर आप बोले कि साहब वाई आर यू बटिंग, वाई आर यू इंटरफेयरिंग, आपका क्या उससे है लिंक सिर्फ ये है कि हम उसको भुगत चुके हैं एंड हम उसको फिर नहीं भुगतना चाहते। जैन साहब, आपने एक अहम बात की है अपनी डिस्कशन में, वैसे तो सारी अहम थी, लेकिन वो था कि रिजीम चेंज। जैन साहब, ये क्यों? देखिए, हम पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ कुर्बानियां दी हैं, हमने बाढ़ भी लगाई, आपको पता है हमने पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर में बाढ़ लगा रहे और अपने पैसों से लगा रहे हैं, ना अमेरिका ने लगा के दी ना किसी ने, क्योंकि हम समझते हैं कि हमें क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन होती है जिससे हम रोक नहीं पाते थे। सो एक ही हमारे पास सोल्यूशन है, और हमने तो तालिबान को बिठाया अमेरिका के साथ जितना थोड़ा बहुत हमारा इन्फ्लुएंस था ताकि मामला ठीक हों। अभी जो नेक्स्ट ऑपरेटस पावर ऑपरेटस होगा उसमें तालिबान इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, और मेरा ख्याल ये है कि हम ये चाहते हैं कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बने अफगानिस्तान में। सो रिजीम चेंज जो है वो तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि उसके लिए वो सूट नहीं करता अगर दोबारा लॉलेसनेस हो गई। और दूसरा, हम अमेरिका और इत्तेहादियों के साथ मिलकर रिजीम चेंज, हमारी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है जल साहब, हम भारत जितना डिफेंस में खर्चा नहीं कर सकते, हम 60-70 अरब डॉलर तो लगाते नहीं, और दूसरे मुल्कों के रिजीम चेंज करना हमारे लिए, मेरे ख्याल से मेरी सरकार या हमारी डीप स्टेट के कंट्रोल में नहीं है रिजीम चेंज करना। हाँ, हम वहां के एक्टर्स के साथ अच्छे कोऑपरेशन है, हमारा अच्छे ताल्लुकात हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारा एक हिस्ट्री है वहां पे, उसका हमें फायदा भी है जन साहब और नुकसान भी हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। अफगानिस्तान का हमें बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि जो हालात हुए आपने हिस्ट्री डिस्कस किया। आप कहते हैं कि तालिबान से टॉक्स नहीं होने चाहिए, तो जल साहब ये फिर ट्रांजिट रूट जो है कि जी अफगानिस्तान और इंडिया आपस में ट्रेड शेड कर लें और कुछ चीजें यहां से वहां जाएं, इसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है? या फिर आप चाहे बाहर को ही इंपॉर्टेंस देंगे जो इन्वेस्टमेंट इंडिया ने वहां पे कर दी है? क्योंकि अगर पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं है तो शायद हम तो चाहते थे कि इंडिया जो है वो कर ले, अपना एक रूट एस्टैब्लिश कर ले, शायद इंडियन इकोनॉमी को फायदा, लेकिन सार्क के डिसफंक्शनल होने से ये भी चांस आप समझते खत्म हो गए। देखिए साहब, वही मैं कह रहा था ना कि अगर प्राइमेसी दी जाती इकोनॉमिक इश्यूज को, जो कि नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया था, अब अफसोस मियां नवाज शरीफ साहब तो सलाखों के पीछे हैं, इसी उन्होंने शुरू किया था कि भाई ट्रेड शेड नॉर्मलिटी हो जाए, ट्रेड टॉक्स हो, ट्रांजिट रूट दिया जाए। देखिए, हमेशा द बिगेस्ट मार्केट साउथ एशिया की इंडिया रही है, जो रीजन इंडिया का है। सारे ड्राई फ्रूट अफगानिस्तान के, काबुली वाला जो आता था वो दिल्ली में आके कलकत्ता तक आके बेचता करता था साहब, ये उसकी नेचुरल मार्केट है। तो हमने सोचा था कि एटलीस्ट अगर ये लिंकेजेस डेवलप हो, ट्रेड लिंकेजेस डेवलप हो, आपकी कोई कंपनी है वो भारत में ट्रेड कर रही है, आपका भी फिर एक स्टेक बनता है कि साहब ताल्लुकात नॉर्मल रहे, ये बम शाम कम फटे साहब, जरा ट्रकें माल के ज्यादा जाएं तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन वो जो इनिशिएटिव था नवाज शरीफ साहब के साथ, जो पहला इनिशिएटिव था वाजपेयी जी ने लिया, I don't think anybody has gone more out of the way than Vajpayee. Vajpayee got such a stab in the back. वो कारगिल हो गया, वो तो युद्ध हो गया साहब सीधा। और जब फिर मोदी साहब ने ट्राई किया, मोदी जी ने ट्राई किया, वो फिर साहब, फिर उसके बाद देखा कि आपकी डीप स्टेट, आई एम वेरी सॉरी टू से, लेकिन नवाज शरीफ साहब नहीं है ही नहीं, अब वो ही नॉट अ प्लेयर एनी मोर।